नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनोज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है काव्य लेख। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही समस्या से हमारा देश जूझ रहा है, जो है मणिपुर की हिंसा। तो मणिपुर की हिंसा को समझने के लिए आपको उसकी बेसिक जानकारी पे जो इतिहास है उसका और जो बेसिक जानकारी है कहाँ से क्या क्या अस्तित्व में आया, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज की डेट में अगर देखें तो लोग मणिपुर का रास्ता तो जानने की बात छोड़ दीजिए, मणिपुर पूर्वोत्तर की जितनी भी राज्य हैं उनके राज्यों की राजधानी के अलावा शायद है कि उन्होंने किसी भी अन्य शहर का नाम भी शायद सुना होगा। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मणिपुर की समस्या है आखिरकार ये पनपी कहाँ से है। तो आइए समझते हैं। अगर मणिपुर की समस्या को समझते हैं तो कुछ बिंदुओं पर हमें विचार करना होगा। पहला जो पॉइंट सबसे ट्रिगर करता है वो है बहुमूल्य संपदा। दूसरा है इनर परमिट और आउटर परमिट। अगला है ईसाई मिशनरी। उसके अगला है एसटी का दर्जा। उसके आगे है कुकी जनजाति और मैती समाज। फिर उसके बाद मैती समाज को एसटी का दर्जा न दिया जाना। ये बेसिकली मुख्य पॉइंट है। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट को बहुत ही सारगर्भित भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्याओं के पीछे जो ये कारण हमने गिनाए हैं ये है क्या। तो सबसे पहले आते हैं, अगर बात करते हैं बहुमूल्य संपदा पे, तो जब अंग्रेज भारत आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने नॉर्थ और साउथ कवर करने के बाद में उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ जब उन्होंने कदम बढ़ाए तो उनको वहां पर चाय के साथ तेल मिला। अब चाय के साथ जो उनको तेल मिला उनको इस पर डाका डालना था। तो उन्होंने वहां पाया कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बहुत सीधे साधे हैं और ये लोग वैष्णव सनातनी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लोग वैष्णव सनातनी हैं, परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने के कारण ये लोग देश के अन्य भूभाग से अलग हैं, क्योंकि जो उसका जियोग्राफिकल एरिया है वो डिफरेंट है। और इन सीधे साधे लोगों के पास में जो बहुमूल्य संपदाएं हैं उसके बारे में ना उनको कोई बहुत जानकारी है और ना ही उनके पास में कोई मार्केटिंग रिसोर्सेज है या उनके पास में एक मार्केट है, ना उनको इसकी नॉलेज है कि कैसे इसको यूटिलाइज करें। तो उनको धीरे धीरे करके वो उनकी नज़र पड़ी अंग्रेजों की। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब अगला पॉइंट जो आता है, जब बहुमूल्य संपदा इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली अंग्रेजों ने, तो फिर अगला पॉइंट इन्होंने क्या किया, इनर परमिट और आउटर परमिट का कॉन्सेप्ट आया। अब ये क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से काटने के लिए उन्होंने एक इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था करी। अब इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा से आगे नहीं रह सकता। और इसके उलट अंग्रेजों ने अपने भवन बनवाए, मतलब इनर परमिट बनवा लिया और एक समय सीमा तक इनर परमिट के तहत आप वहां पर रह सकते हैं और उसके बाद जो है आपको वहां से वो क्षेत्र खाली करके निकलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने वहां पर उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, अंग्रेज अफसर को रखा जो चाय की पत्ती को उगाते थे और उनको बेचने का काम करते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है ईसाई मिशनरी का। अब अंग्रेजों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं है तो उन्होंने ईसाई मिशनरी को उठा के यहाँ पर भेज दिया। पूरी दुनिया से जो है ईसाई मिशनरी को उठाया यूरोप के देशों से और यहाँ पर भेज दिया। अब मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों को आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि लोग सीधे साधे थे, पैसों का धन का लालच दे करके, सुविधाओं का लालच दे करके इनका धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया। जब खूब लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए तो अंग्रेज इन कन्वर्टेड ईसाई को जो है इनका ईसाई राज्य बनाने का सपना इनको दिखाने लगे कि अब हम इसका ईसाई राज्य का दर्जा दिला देंगे। अब इसके साथ साथ में उनका एक टारगेट और था कि यहाँ से यानी पूर्वोत्तर के राज्यों से इनकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ये वहाँ से अंग्रेज वहाँ से चीन, भारत और पूर्वी एशिया पर नजर रख सकते थे। ये इनका टारगेट था। अब अंग्रेजों ने इसके साथ एक चाल और चली थी कि उन्होंने धर्म परिवर्तित करके जो ईसाई बन गए थे उनको एसटी का दर्जा दिला दिया और इसके आरक्षण के तहत उनको कई सारी सरकारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी। अब वहाँ पर जो मेन संघर्ष चल रहा है कुकी जनजाति और मैती समाज के बीच में, तो अब वो क्या है, अब धर्म परिवर्तित जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए उनको कुकी जनजाति बोला जाने लगा और बाकी के लोगों को वैष्णव लोग बचे उनको मैती समाज कहा जाता था। ठीक है, आज भी वही है।
कुकी समाज वही कन्वर्टेड ईसाई हैं, और जो पुराने जो कन्वर्ट नहीं हुए वो वैष्णव संप्रदाय के लोग अपना मैती समाज कहलाते हैं। ठीक है, तब इतने अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक या बराबर हो गई। मूल लोग सदा अंग्रेजों से डरते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे, परंतु वो मैती हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों को अधिक करने में कामयाब हो गए। अब मणिपुर के 90% जो जियोग्राफिकल एरिया है उस पर कुकी और नागा का कब्जा हो गया, जो कन्वर्टेड ईसाई थे। ठीक है, इसके उलट क्या हुआ, अब जो जहां पर सारे वैष्णव और मैती समाज था वो सिमट करके 10% पर ही रह गया। अब अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई के लोगों को कब्जा दे दिया। ठीक है, अब वो अफीम की खेती करवाने लगे कुकी समाज के लोगों से। अब उसके बाद अगला जब आया आज़ादी के बाद, क्या हुआ कि अब आज़ादी के समय जो वहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह, और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने नेहरू जी को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। अब नेहरू ने उनको जाने को कह दिया और ना कर दिया। फिर 1950 में जब संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैती समाज को कोई छूट नहीं दी। पहले उन्होंने प्रॉमिस कर दिया और जाने के लिए कह दिया, परंतु जब 1950 में संविधान बना तो वहां पर उनको कोई छूट नहीं दिया। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नागा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया, जबकि जो वहाँ के अल्पसंख्यक बचे 10% मैती समाज उनको कोई आरक्षण नहीं दिया गया। अब इस एक्ट में ये प्रावधान भी था कि जिसमें 90% कुकी नागा वाले कहीं भी जा सकते थे, रह सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं, परंतु 10% के इलाके में रहने वाले मैती समाज हिंदुओं को ये सब अधिकार नहीं थे। यहीं से मैती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर के हालात को ठीक करने नहीं गए अपने पूरे कार्यकाल में। उधर ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नागा को हथियार देने लगी, जिसका उपयोग वो भारत के विरुद्ध और मैती वैष्णवों को भगाने के लिए करते थे, ताकि जो भी 10% मैती समाज है वो यहाँ से निकल जाए और वैष्णव संप्रदाय पूरी तरह से खत्म हो जाए। मैतियों ने उसका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन के मुकाबला किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थन में रहे। चूंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर के सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बन गया, जिसके कारण मीजो जनजातियों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। बिन दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नागा और म्यांमार से भारत में अनाधिकृत रूप से आए चीन जनजातियों से लड़ाई लड़ते रहे। और जो जानकार, इतिहास के जानकार हैं, वो बताते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरी के साथ मिलकर म्यांमार से आए इन चीन जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और जंगलों की नागरिकता देकर इनको वहाँ पर बसा दिया। ये चीन लोग ISI के पाले कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थक थे तथा वैष्णव मैतियों से लड़ते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था, जिसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकाला गया, और एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया, परंतु राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जानें ली। इसके बाद विद्रोह और खूनी तथा सशस्त्र बल का विरोध शुरू हो गया। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व में आने से ISI के एक्शन को झटका लगा, परंतु म्यांमार उसका एक खुला एरिया रहा। उसने म्यांमार के चीन लोगों को मणिपुर में एंट्री कराया, जिसका कांग्रेस और उधर म्यांमार के अवैध चीन लोगों ने जंगलों में डेरा बनाया और वहां ओपियम यानी अफीम की खेती शुरू कर दी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चीन लोगों के अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल का मैदान बन गया। म्यांमार से ISI और MI6 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या नशे की भी आदी हो गई। नशे के कारण हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध युद्ध
फलता फूलता रहा। अब 2014 के बाद की जो परिस्थिति थी कि मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, पूर्वोत्तर पर जो ध्यान देना शुरू किया, जो पॉलिसी लेके आए और NSCN तथा भारत सरकार के बीच हुए नागा एकॉर्ड के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद में उसमें वहाँ पर हिंसा में कमी आई। भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए। भारत सरकार ने वहाँ पर अभूतपूर्व विकास किया जिससे वहाँ के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए। भारत के प्रति यहाँ का लोगों का दुराव कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में जो बीजेपी की सरकार आई वहाँ से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग समापन हुआ। इसके कारण इन पार्टियों का एक प्रमुख धन का स्रोत जो कि अफीम तथा हथियारों की तस्करी का था वो चला गया, जिसके कारण इन लोगों के लिए किसी भी तरह पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति फैलाना जरूरी हो गया, जिसका ये लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अब हाल ही की जो दो घटनाएं हैं उसमें पहला ये है कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अब मैती जनजाति को ST का स्टेटस मिलेगा, जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अब इसका परिणाम ये होगा कि नेहरू के बनाए फार्मूले का अंत हो जाएगा, जिससे मैती लोग की 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पर पूरे मणिपुर में भी कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं और जमीन ले सकते हैं। ये कुकी और नागा लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं। अब दूसरी घटना क्या हुई कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए अवैध चीन लोगों को बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को समाप्त करेगी। इसके कारण जो अफीम की खेती और तस्करों को जो गैंग था वो सदमे में आ गया। इसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने अपने दिल्ली में बैठे हुए आकाओं, कम्युनिस्ट, लुटियन मीडिया को जागृत किया। पहले इन लोगों ने अखबारों और मैगजीन में गलत लेख लिख करके और उल्टी जानकारी देकर शेष भारत के लोगों को बरगलाने का काम किया, मिसगाइड किया। उसके बाद दिल्ली से सिग्नल मिलते ही ये ईसाई कुकी और ईसाई नागा ने मैती वैष्णव लोगों पर हमले करने को बोल दिया। अब जिसका जवाब मैती दुगना वेग से उन्होंने दिया और इन लोगों को बुरी तरह कुचल दिया, जो कि कुकी और नागा के साथ में दिल्ली बैठे इनके आकाओं को भी अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है। अब इसके बाद ये सारे अपना विक्टिम कार्ड खेलकर रोने लग रहे हैं। अभी मणिपुर में जो हुआ उसका गुनाहगार कोई भी हो, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करके रख दिया और जो खास करके जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो घुमाया गया, परेड कराई गई, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र वसति देवता, मतलब जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। और भारत देवताओं का और देश है, देवभूमि है। और हम सभी यहाँ पर नारियों की, स्त्रियों की सम्मान की रक्षा करते हैं और यहाँ पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसे देश में, ऐसे समाज में, ऐसी संस्कृति में यह एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, ये बहुत ही निंदनीय है और यह सब रोका जाना चाहिए, रुकना चाहिए। हम सब मिल करके भगवान से प्रार्थना करें और ये कोशिश करें कि ऐसी घटनाएं भारत के इतिहास में फिर कभी दोहराई ना जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।